इलेक्ट्रिकल हीटिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पावर फ्रीक्वेंसी के और एक हाई फ्रीक्वेंसी है ना। पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? और ये हाई फ्रीक्वेंसी है ना। पावर फ्रीक्वेंसी में दो टाइप की हीटिंग होती है। एक होती है रेजिस्टेंस हीटिंग, और दूसरी होती है आर्क हीटिंग, है ना। और इधर हाई फ्रीक्वेंसी में पहली होती है हमारी इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग का एग्जांपल तो आपको पता ही है ना। पता है? मशीन नहीं है। अभी जो आप एक कुकर इसमें इंडक्शन स्टोव यूज करते हो ना घरों पर, तो वो इंडक्शन हीटिंग का ही एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। इसमें भी मैंने इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए थे, है ना। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेस पे क्लासिफिकेशन किए थे इनके इनके ना। और मैंने आपको बताया था मोड ऑफ एक्सचेंज हीट का कितने टाइप से हो सकता है, तीन टाइप से, थ्री टाइप्स हो सकता है, ठीक है। पहला क्या हो सकता है? कंडक्शन टाइप से, कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन। तीसरा रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन, कंडक्शन में सॉलिड बोला था, कन्वेक्शन बोला था लिक्विड में, और रेडिएशन बोला था गैस में या एयर में, ठीक है, जिसमें कोई मीडियम नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक लॉ बताया था, उसमें एनर्जी इक्वल टू टी की पावर टेम्परेचर की पावर 4 थी। कौन सा लॉ था? स्टीफन फ्लैंक्स, है ना। तो उसको भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस हीटिंग में मैंने दो टाइप के बताए थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना। जनरली सब में सबका जो क्लासिफिकेशन करूंगा, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डाइलेक्ट्रिक तो फिक्स है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, आप बता सकते हो डायरेक्ट में कौन सा मोड ऑफ हीट एक्सचेंज होगा? अगर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इन तीनों में से कौन सा होगा? कंडक्शन होगा ना, डायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट जितने भी होंगे उनमें या तो कन्वेक्शन होगा और या रेडिएशन होगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अलग अलग मोड दिए रहेंगे, है ना, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा रहेगा और ये ऑप्शन दिए रहेंगे। तो डायरेक्ट में क्या आएगा? कंडक्शन आएगा, और इनडायरेक्ट में आ जाएगा कन्वेक्शन और या रेडिएशन, ठीक है। इसके बारे में लिखा तो नहीं था ना कुछ? लिखो, फर्स्ट लिखो, रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में लिखो, ठीक है। रेजिस्टेंस हीटिंग में एक लिखो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, है ना। रेजिस्टेंस हीटिंग में एक है, फर्स्ट वाला है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, देखो रेजिस्टेंस मैंने बताया था किस पे डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर आर लॉस पे कर रहा है ना। जनरली आपकी हीटर कॉइल होती है, जो जैसे ये कॉइल है ना, हीटर कॉइल है, इससे करंट फ्लो कराओगे आई, इसका जो या तो आर होगा, कॉइल की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? एक्सेल होगा। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो इसका जो हीट लॉस होगा वो आई स्क्वायर आर लॉस में होगा, क्योंकि प्योर फॉर्म में तो कोई कॉइल होगा नहीं, उसका रेजिस्टेंस भी होगा ना, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, उसकी वजह से हमारी हीट जनरेट होगी, उसकी वजह से मैं हीटिंग इफेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब डायरेक्ट में क्या करते हैं, एक फिनोमेना देखा होगा आपने, जैसे यहीं पे बना लेता हूँ, ये आपका एक पॉट टाइप का है, दो इलेक्ट्रोड है ना।
इसको आप सप्लाई दे रहे हो, यहाँ से एसी भी दे सकते हो, फिर डीसी भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस दिखाने के लिए ऊपर से एसी दे रहा हूँ, नीचे से डीसी। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के साथ दे रहा हूँ ना, कभी या तो पॉजिटिव नेगेटिव भी दे लो या एसी दे लो, एसी डीसी दोनों वर्क करे। इस पे क्या रहता है, हमारे चार्ज मीडियम रहता है, कोई भी मीडियम जो हाई रेजिस्टिव चार्ज मीडियम होगा जिसको हमको हीट करना है, जरूरी नहीं हो पानी हो, है ना। अच्छा, प्योर वाटर का पीएच कितना होगा, 7 होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, गुड कंडक्टर है प्योर या बैड बैड कंडक्टर है, तुम बताओ। वाटर क्या है, प्योर वाटर जिसकी पीएच 7 है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टिविटी मैं पीएच 7 वाले की बात कर रहा हूँ, जिसका पीएच 7। आरओ का पानी होता है जो डिजिटल वाटर होता है ना, जो आपकी बैटरी में पड़ता है, लेड एसिड बैटरी होती है ना, जो आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें पड़ता है डिजिटल वाटर पड़ता है ना, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। जब रेल मतलब ज्यादा बारिश आती है, जो बारिश आती है उसका पीएच कितना होता है, उसका भी लगभग 7 होता है। ये भी सुना होगा आपने, कभी बोलते हैं जैसे इन्वर्टर का पानी जो उसका डिस्टिल वाटर खत्म हो गया ना, तो क्या करो, पानी बारिश वाला पानी जमा करके उसको भी उसमें भर सकते हैं। तो पीएच 7 होता है। अब बताओ गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे पीएच 7 वाला पानी भर दूं, इधर से पॉजिटिव दे दूं, इधर से नेगेटिव में, कुछ नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इंसुलेटर का काम करेगा, बैड जो वाटर होगा पीएच 7 का। अब अलग अलग एसिड एसिड में होगा तो पीएच 7 हो जाएगा, 7 से डाउन हो जाएगा, और बेस बढ़ाएंगे तो 7 से ऊपर हो जाएगा। तो जो ये मिनरल्स आ जाएंगे उसकी वजह से मेरी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। अगर जो जनरली हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, देहरादून का पानी है, क्या है, खारा पानी है ना, चूना ज्यादा है ना उसमें, पीएच क्या है, थोड़ा ज्यादा है उसका, ठीक है। आपका ब्लड हो गया, ब्लड का पीएच कितना होता है, ये आ सकता है एसएससी के उसमें, जीएस का कितना होता है 7.4 होता है सर, है ना। एक बार कंफर्म कर लेना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है, इसमें ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और लिक्विड, गैस और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में ऐसे नहीं कि आपने किसी लोहे को गलाना है तो लोहे के पार्टिकल उसको क्या करेंगे, कितना होता है, हाँ 7.4, ठीक है, पीएच होता है ना। तो जैसे आपको किसी सॉलिड को हीट करना है या उसको मेल्ट करना है ना, तो क्या करोगे, उसके पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डालोगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे कंडक्टिंग मटेरियल है ना, हाई रेजिस्टिव कंडक्टिंग मटेरियल है ये वाला। तो यहाँ से करंट फ्लो इस टाइप से होगा और इस पे आएगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है ना, आई, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा या हीट हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट किसके केस में बोल रहा हूँ, अगर मेरा सॉलिड पार्टिकल होगा, ठीक है। लिक्विड को तो बोल नहीं सकता कि ये मेल्ट है ना, लिक्विड क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। अच्छा, ये तो पता है ना आपको, हीट पहले किस पे चेंज होता है, लिक्विड में, लिक्विड चेंज होता है गैस में, फिर ये साइकिल चलती रहती है ना, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखो रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग ना। अच्छा, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इसमें कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, डायरेक्ट है ना, तो क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन और रेडिएशन का कोई वो नहीं आएगा, ठीक है, रोल नहीं आएगा। हीटिंग प्रोड्यूस बाय, हीटिंग प्रोड्यूस बाय डायरेक्ट, डायरेक्ट कंडक्शन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट कंडक्शन मेथड। और जो आपने ऊपर रेजिस्टेंस हीटिंग लिखा होगा ना, ये रेजिस्टेंस हीटिंग, तो ये लगभग इसमें जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में करते हैं तो वो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है रेजिस्टेंस हीटिंग को मैक्सिमम, मतलब एक मिनिमम पॉइंट है 10,000, मतलब 1,000 तक हम करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट टच होता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट हीटिंग में कहाँ तक लिख लिया, बाई कंडक्शन लिख लिया, एंड द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्ट टच द चार्ज पार्टिकल्स, एंड इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्ट टच विद चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स में उस पार्टिकल्स की बात बोल रहा हूँ
जो मैं किस में यूज कर रहा हूँ, जिसको मुझे हीट करना है, ठीक है। डायरेक्ट टच, क्या बोला था, डायरेक्ट टच चार्ज पार्टिकल्स है ना, ठीक है। इसमें आप ऐसा बना सकते हो साइड से छोटा सा, ताकि आपको डायग्राम से भी याद हो जाए कि डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जनरली ये एक आइडिया होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, वैसे इसमें इतना डिटेल कुछ है नहीं ना, ठीक है। बस एक आइडिया होना चाहिए डायरेक्ट में किसके कंडक्शन के थ्रू कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट में हम किसके थ्रू कर रहे हैं, रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, है ना। कौन कौन से देखे हैं बता सकते हो कोई। जो इमर्सन रॉड होती है क्या क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है ना। जो हीटिंग एलिमेंट होता है तो अंदर होता है, उसके उसके ऊपर से क्या होता है, प्रेस हो गई, है ना। जो इमर्सन रॉड होते है उसके अंदर पाउडर भरा होता है ना, वो क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करता है, ताकि करंट वो ना होगा, वो हीट हो जाती है ना। तो इनडायरेक्ट रेडिएशन हीटिंग क्या, इमर्सन रॉड हो गई, गीजर हो गया, है ना। अच्छा, लट्टू देखा, लट्टू पहले पानी गर्म करने के लिए आता था, किया है किसी ने यूज। तो वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है ना, वो भी डायरेक्ट है, उसमें कुछ नहीं, उसमें करंट आता था ना। जब पानी डालो तो लट्टू क्या, देखा तो एक मिट्टी के उसमें कॉइल को लपेट लेते थे, डायरेक्ट सप्लाई देते थे ना। वो क्या डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है बताओ, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है बताओ। इनडायरेक्ट है ना। करंट देखो, करंट पास, हम अगर करंट पास चार्ज के थ्रू हो रहा है तो डायरेक्ट है, ठीक है। उसमें तो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है ना उसमें। तो अगर लट्टू पानी गर्म कर रहा है तो कन्वेक्शन हो रहा है। ये है आपका, इस पे मैंने ये लपेटा हुआ है ना, इस पे मैं सप्लाई दे रहा हूँ, तो ये तो हीट प्रोड्यूस, ये गर्म हो रहा है ना, ये गर्म हो रहा है, उसकी वजह से कन्वेक्शन के थ्रू इसके अंदर का पानी गर्म हो रहा है ना, है। करंट तो आएगा ही इसमें, ठीक है। सब वाटर वाटर में तो डायरेक्ट टच हो रहा है सब। लेकिन करंट फ्लो किसके थ्रू हो रहा है, करंट डायरेक्शन इसके वाटर में करंट तो जाएगा, करंट तो आएगा, लेकिन पाथ कंप्लीट किसके थ्रू हो रहा है, कॉइल के थ्रू हो रहा है ना। ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, पाथ किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, वायर के थ्रू हो रहा है, जो हीटिंग एलिमेंट है हमारा। चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू नहीं हो रहा है ना, चार्ज पार्टिकल के थ्रू कंप्लीट होता तो क्या बोल सकता था, डायरेक्ट बोल सकता था। तो ये भी एक इनडायरेक्ट ही है, ठीक है। लिखो इनडायरेक्ट में, हीट इज पास्ड ऑन, heat is passed on to the substance or charge, heat is passed on to the substance or charge to be heated, by radiation and to the substance और चार्ज, ठीक है। सब्सटेंस और चार्ज मैं उसको बोल रहा हूँ, उन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ जिनको हमको हीट अप करना है, ठीक है। बाय रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, है ना, कन्वेक्शन ही होगा, कंडक्शन होगा। इनडायरेक्ट है तो कन्वेक्शन का सवाल ही नहीं है, ठीक है। रूम हीटर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, है ना, वाटर हीटर हो गया, इमर्शन रॉड हो गया। अच्छा, इसमें एक तीसरा पार्ट है रेडिएंट वाला, रेडिएंट एनर्जी भी हम कर सकते हैं हीट एनर्जी से। अभी तो ये देखो डायरेक्ट कन्वेक्शन उससे है ना, एक रेडिएशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। रेडिएशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जैसे जो वो होता है ना घर में जब सर्दियाँ आती है, तो जैसे ये है, ये भी तो रेडिएशन कर रहा है, रूम ठंडा कर रहा है ना। तो इसको अगर थोड़ा अभी सर्दियों में अगर मैं 25 या 26 कर दूं तो मुझे गर्म फील होगा ना, तो भी एक टाइप का हीट है, ठीक है। तो तीसरा पार्ट है रेडिएंट और इंफ्रारेड हीट, ठीक है। रेडिएंट और इंफ्रारेड हीट इसी में आता है, रेजिस्टेंस हीटिंग में। रेडिएंट और इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कोई कोई जो लाइट सोर्स है ना, जैसे बल्ब हो गए, सेफेल हो गए, इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं, है ना।
अल्ट्रा वायलेट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो भी तो एक हीटिंग मीडियम है ना। yes, तो उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो मतलब सिंपल रेडिएशन के थ्रू हम हीट को यूज कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये वाला हो गया, रेडियंस और इंफ्रारेड के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब कैसी वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स कैसी वेव्स होती हैं, या जो ये वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इसको इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन लिखना। दिस इज यूज फॉर ड्राइंग द पेंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, पेंटेड ऑब्जेक्ट। किसी कोई जैसे मान लो कार है, उसको डायरेक्ट आपको जल्दी सुखाना है, तो आप कौन सी हीटिंग यूज करोगे, इंफ्रारेड हीटिंग यूज करोगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हीटिंग में आता है। इंफ्रारेड मतलब आपने हीट प्रोड्यूस करी, रेडिएशन के थ्रू हीट डिलीवर हुई या ट्रांसफर हुई, और आपका ऑब्जेक्ट हीट अप हो गया, ठीक है। तो पेंटेड ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे उनको किससे हम हीट अप करेंगे, इंफ्रारेड से करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो कोई भी कॉइल होती है ना, जैसे ये मान लो एक कॉइल है, आपने देखा होगा, जैसे एक कॉइल है ना, ये कॉइल है, हीटर तो देखा होगा आप सबने। तो आपने कभी नोटिस किया एक पॉइंट पे ज्यादा ग्लो करता है, हल्का सा yes, एक पॉइंट पे ज्यादा ग्लो करता है ना। तो क्या होता है, वहां से वो पतला हो जाता है, पतला हो जाता है, तो फिर ज्यादा वहां पे हॉट स्पॉट बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हॉट स्पॉट बन जाता है, और धीरे धीरे वहीं से ब्रेक हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, पहले एक पॉइंट से ज्यादा ग्लो, जैसे अभी ये डायरेक्ट रेड पे चल रहा है, रेड कलर दिखा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कलर दिखाएगा, मतलब ज्यादा हीट दिखाएगा, आपको लगे, देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा ज्यादा गर्म हो रखा है, ठीक है। तो ये इसको हॉट स्पॉट बोलते हैं, अलग अलग पॉइंट पे। वहां पे क्या होता है, वहां पे डेंसिटी, करंट की डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, उसका कोरिजन क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और एट द एंड ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एलिमेंट फेलियर के। फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट के आगे ये बना लेना, आप समझ जाओगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट, अच्छा, टंगस्टन के जो बल्ब है ना, उसको मैं अगर वैक्यूम या इनर्ट गैस में ना रख के डायरेक्ट एयर में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखा है कभी, है, वो एकदम जल जाएगा, क्योंकि तुरंत क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज को मिनिमाइज करने के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इनर्ट गैस में और या वैक्यूम में रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक कॉज ये भी है कि ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन, और मैकेनिकल फेलियर हो सकता है ना। मैकेनिकल फेलियर कैसे हो सकता है, हैंडल करने में हमारे इधर उधर से ले जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मैकेनिक का कभी उस पर गिर गया या कुछ गिर गया तो टूट सकता है, मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। और एट द लास्ट टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, कोरिजन हो जाएगा, है ना। तो कोरिजन भी क्या हो सकता है, फेलियर का कॉज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक जो ओवन है, देखा होगा आपने बड़ी बड़ी बेकरियों में, इतने बड़े बड़े रहते हैं, दरवाजा खोलते हैं ओवन, तो वो भी कौन सी हीटिंग होती है, रेजिस्टेंस हीटिंग होती है ना, रेजिस्टेंस हीटिंग ही होती है ना, होती है कि नहीं होती है, कंफर्म, डाउट है। जो बड़े बड़े ओवन होते हैं क्या होती है, भट्टी, भट्टी तो वो तो अब वो मैकेनिकल हो गया ना, उसमें आप कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, वो अलग हो गया। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात कर रहे हैं ना। तो बड़े बड़े ओवन में क्या होता है, एलिमेंट लगे होते हैं साइड में, वो हीट करते हैं, तो वो किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हीट अप करते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस फर्नेस एंड ओवंस, ये रेजिस्टेंस हीटिंग ही लिख लो, ठीक है।
टेम्परेचर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। अच्छा बताओ कैसे कर सकते हो? रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कैसे कर सकते हो? या तो करंट को कम ज़्यादा करो या वोल्टेज को कम ज़्यादा करो, बाय वेरिंग द अप्लाई वोल्टेज और करंट थ्रू द एलिमेंट, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज बढ़ा देंगे तो हीट ज़्यादा होगी कि कम होगी? बताओ, सब बताओ। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हीट ज़्यादा होगी कम होगी? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ओम्स लॉ। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे आई स्क्वायर आर, लॉसेस बढ़ेंगे तो हीट बढ़ जाएगी, ठीक है। और आई बढ़ाओगे तब भी आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेंगे। आई तो हम बढ़ा ही नहीं सकते, आई को बढ़ाने के लिए भी तो हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आई को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? आई का कॉज क्या है? वोल्टेज है। जब अच्छा, जैसे आपने ये इस पे आपको करंट आप बोलते हो हमको करंट लगा ना, तो करंट कैसे लगा? अभी भी तो 220 आ ही रही है। तो आपने सर्किट कंप्लीट किया ना, उसको पाथ मिला, आप वोल्टेज को पास मिला। जो 220 का फोर्स है, 220 वोल्टेज का जो फोर्स है ना, वो आपके थ्रू जा रहा है। तो आपके थ्रू जा रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो जो आपको मूवमेंट महसूस हो रहा है वो आपको बोल रहे हो उसको करंट, ठीक है। करंट को क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और वोल्टेज को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। समझ रहे हो ना? तो वोल्टेज क्या है? कॉज ऑफ करंट है। करंट और वोल्टेज अलग नहीं है, एक ही है। पहले वोल्टेज आएगा फिर करंट आएगा, वैसे नहीं कि करंट आ रहा है, आएगा क्या? वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से करंट आएगा जब क्या होगा? सर्किट कंप्लीट होगा। अदरवाइज 220 तो अभी भी मल्टीमीटर से चेक करूंगा 220 आएगा ना, ठीक है। कहां तक लिखा? बाई वेरिंग द वोल्टेज और करंट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द एलिमेंट, ठीक है, थ्रू द एलिमेंट। और या तो और ये भी लिख सकते हैं बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो आप, सीरीज में कर सकते हो। भैया पानी, बोतल दी, बोतल पानी की, ठीक है। बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट कैसे कर सकते हो? जो फैन का रेगुलेटर है ना, इसमें क्या करते हो आप? रेजिस्टेंस को वेरी करते हो, कम ज्यादा करोगे। सीरीज में करोगे तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पैरेलल में करोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब बाय चेंजिंग द ड्यूटी साइकिल, ठीक है। बाय चेंजिंग द ड्यूटी साइकिल मतलब 2 मिनट ऑन किया फिर 2 मिनट ऑफ करा, 2 मिनट ऑफ किया 2 मिनट ऑन किया, इस टाइप से ड्यूटी साइकिल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो बंद कर दो, फिर टेम्परेचर कम हुआ फिर ऑन कर दो। ड्यूटी साइकिल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? रेजिस्टेंस सेटिंग सबको समझ आ गई? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्क हीटिंग, ठीक है। आर्क हीटिंग में भी फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक है। जी सर संडे में क्लास लोगे? ऑफलाइन पूछ रही हूँ। हाँ ले लूँगा। संडे को आओगे ना आप लोग? आओगे ना? नहीं आना? आओगे ना? अरे अभी तो तुमको ये होना चाहिए कितना आउटपुट मिले, हम कितना इनपुट आया हमारा, है ना। मेरे से कितना आउटपुट जाए और आपका कितना इनपुट आए। अभी कब है पेपर एसएससी का? मना कर दूं? सही में बताओ, रेस्ट करना है संडे को ना? मैं मना कर देता हूँ मैं, है? एक दिन रेस्ट तो करोगे ना? बोल देता हूँ मैं, चलो मैं बोल देता हूँ मान को ना, संडे को रेस्ट कर लेना, मंडे को कर लेना, ठीक है। फिर मंडे को चलो नहीं, वैसे एक दिन रेस्ट तो चलो, घर में रिवीजन विजन कर लेंगे। हमारी सैलरी
अपलोड इस दिन संडे संडे का न्यूज़ पे जो चल रही है वही है। और रीडिंग भी पढ़ रहे थे संडे रीडिंग यूटिलाइजेशन हो रहा है कल क्लास बीच में अगले उसमें ले लेना ना रेस्ट। कौन सा रेगुलर चलता रहेगा तुम्हारा पूरा महीना डेढ़ महीना तो रीजनिंग चल रहा है यूटिलाइजेशन भी कर लो मैं इसमें बोल रहा और फिर वही बात है कि रीजनिंग तो चलनी है। कोई नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा करा लूंगा बाद में संडे को, क्योंकि पेमेंट आएंगे तभी समझ आएगा नहीं, है ना। ठीक है, आराम ही करो, संडे को रेस्ट भी जरूरी है ना माइंड को। हाँ किसको देखो, एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एसएससी का सिलेबस पता है, 100 नंबर का टेक्निकल, 50 नंबर का जीएस और 50 नंबर का रीजनिंग आता है। टेक्निकल फील्ड के वो रीजनिंग में अच्छे होंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया है ना, तो 40 नंबर ला सकते हो, है ना। ज़्यादा थोड़ा उसमें कुछ नहीं, 1-2 महीना प्रैक्टिस करोगे, यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे तो 40 प्लस आराम से आ जाएगा। टेक्निकल में जो फॉलो करोगे, देखो एसएससी में क्या होता है ना, एसएससी क्या करता है, टीसीएस बनाता है पेपर ना, एसएससी का कौन बनाता है, टीसीएस बनाता है, और टीसीएस यूपीपीसीएल का बनाता है। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, ऑल ओवर टीसीएस ही फैला हुआ है हर जगह ना, तो टीसीएस ही बना रहा है हर जगह पेपर। तो टीसीएस के पास इतने धुरंधर तो यानी वो क्या करता है, रिपीट करता है क्वेश्चन। तो आप क्या करो, साइड बाय साइड एक एक क्वेश्चन पेपर डेली, सारा पढ़ लिया आपने, सारा सब्जेक्ट पढ़ रखा आप लोगों ने, तो पढ़ा एक बार का ना, तो आप क्या करो, साइड बाय साइड क्वेश्चन लगाते जाओ, जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। वेबसाइट पता है पुराने क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो एक वेबसाइट होती है मतलब होती नहीं है, ऑल एग्जाम रिव्यू नाम से है ना, ऑल एग्जाम रिव्यू। इसमें आपको सारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, जितने भी जेई के एई के पेपर हुए हैं सब मिल जाएंगे। एक पेपर उठाओ, डाउनलोड करो, वीक में एक दिन करो या पर डे करो, वो आपके ऊपर है डिफेंस, ठीक है। सब मिल जाएगा, यूपीपीसीएल से लेके सारे मिल जाएगा आपको, ठीक है। पुराने पेपर लगाओ, उसमें क्या करोगे, पुराने पेपर में सिर्फ टेक्निकल नहीं, जीएस भी लगाना, ठीक है। जीएस अगर आपने पुराने पेपर के पढ़ लिए ना, सारे पुराने पेपर के पढ़ लिए जीएस, तो आराम से आपका 30 प्लस नंबर आ जाएगा, क्योंकि रिपीट ही होती है, ठीक है। एसएससी क्या करता है, रिपीट करता है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको याद नहीं रहते ना, ठीक है। एक ये हो गया एसएससी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और एक है, अच्छा रेलवे के लिए भी टीसीएस बना रहा पेपर है ना, रेलवे भी टीसीएस कर रहा है, रेलवे के तो कई सारे पेपर हैं। तो एक बुकलेट आती है टीसीएस के ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, या ओल्ड जो जीएस, देखो जीएस भी दो टाइप का होगा ना, एक स्टैटिक जीएस होगा और एक करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर तो साथ साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर का वेटेज 20%, 20 मतलब 40%, और 60% किसका वेटेज, स्टैटिक जीके करेगा। 60 मतलब 30 नंबर आपने स्टैटिक जीके से कवर करना है, और स्टैटिक जीके में आप कूदोगे तो डूब जाओगे, समझ रहे हो। समझो इतना बड़ा है कि आप पढ़ नहीं सकते। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो 1-2 महीना तो उसी में जाएगा, फिर ज्योग्राफी पढ़ोगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, फिर 1-2 महीना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ही में पढ़ते जाओगे। इंपॉर्टेंट उठाओ, पुराने पेपर, पुराने एग्जाम पेपर, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे। और दूसरा, एक यूट्यूब चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके, पता है किसी को है? अब ये मत बोलना मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। अच्छे चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके। ये क्या करते हैं, टीसीएस में आए हुए क्वेश्चन पेपर का ना सॉल्यूशन बोलता है, ठीक है। तो आप जैसे अभी घर पे हो, आप कुछ मन नहीं करे तो इसको लगा लो हेडफोन पे, देखो मत भले सुन लो, 2 बार 3 बार रिपीट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, मुंह जवानी याद हो जाएंगे। फिर दोबारा सुनोगे ना तो आंसर उसके बोलने से पहले आप बोल दो कि भाई इसका ये आंसर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सारे एग्जाम पेपर जितने भी टीसीएस के होते हैं, रेलवे हो गया, एनटीपीसी रेलवे हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, जितने भी टीसीएस पेपर कराते हैं उनका सॉल्यूशन बताता है। सॉल्यूशन क्या बताता है, रिस्पॉन्स शीट आती है ना आपकी, तो वो रिस्पॉन्स शीट पढ़ता है, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ता है, पढ़ के बताता है कि जीएस में यही है, ठीक है। जीएस भी और साइंस भी है ना, तो ये है। तो इसको अगर सही से कर लोगे तो 30 नंबर यहाँ से आ जाएंगे, 40 नंबर वहां से आ जाएंगे, 70 80 नंबर, 80-90 नंबर तुम्हारे टेक्निकल में आ जाएंगे, 150 प्लस नंबर आएंगे। तो 150 तो चाहिए ही तुम्हें, ठीक है। क्या जाती है, मेरी 150 प्लस ही जाती है, समझ रहे हो ना। अगर जनरल के हो तो 150 प्लस जाती है, पिछली बार तो 154 गई थी, हाँ 154 गई थी, ठीक है, समझ रहे हो ना। अभी टाइम है, आराम से कर लो और लिख लो, करंट अफेयर भी लिखो साथ साथ,
और ये भी पढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ मतलब, ठीक है। चलो हम देखो हो जाएगा। एसएससी, एसएससी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन करता है। और जो लाल बुक मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लाल बुक आप एट द लास्ट पढ़ना, उसको अभी से पढ़ोगे तो आप सारा आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, समझ रहे हो। वो लाल बुक तब के लिए, रिवीजन के लिए है। आपको पता भी तो क्या सही है क्या गलत है। उसमें एक क्वेश्चन इधर सही दिया होगा, उसमें पीछे क्वेश्चन गलत दिया होगा, ठीक है। उसमें अलग अलग, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन। अब उत्तराखंड में, जैसे मैं कल बोल रहा था ये सोडियम वेपर लैंप वाला, उत्तराखंड में येलो बोला, वो पिंक बोला हुआ है। आप वहाँ उसका वेस्ट बंगाल का पेपर ले लोगे तो वहाँ येलो बोला हुआ है, ठीक है। तो वेरिएशन आएगा, वो पिंक भी सही है यहाँ के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से येलो भी सही है, लेकिन जो एक्चुअल है वो क्या है, पिंक है ना। तो पिंक होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग आयोग के अलग अलग वो होते हैं, आंसर होते हैं ना। तो उन्होंने तो क्या, जो आयोग ने आंसर दिए वही रख दिए, आंसर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर, एक्चुअल आंसर है क्या। तो इसके लिए पहले पढ़ो, बेसिक पढ़ो, ठीक है। आर के राजपूत है ना सबके पास। जेबी गुप्ता है। हाँ वीके मेहता सफेद वाली है ना, व्हाइट वाली, हाँ वो वही, उसी की बात कर रहा हूँ। आर के राजपूत नहीं, वीके मेहता। आर के राजपूत भी एक रेड कलर की है, उसमें सारा थ्योरी थ्योरी वाला है, ठीक है। नहीं मिल रही, नहीं लेनी है तो टेलीग्राम ग्रुप, तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी आराम से ना, या गूगल पर सर्च मारोगे, किसी ने स्कैन की डाली रहती है किताबें ना सारी, ठीक है। और जेबी गुप्ता तो थोड़ा एसएससी के लेवल से सही है, पर यह है कि बेस अच्छा होना चाहिए उसके लिए ना, बेस सही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आर्क हीटिंग में हम थे कहाँ पे। अभी कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. और एक एक एग्जाम जरूर दो हर हर वीक ना, क्या बोलते हैं उसे, मॉक टेस्ट होता है ना, मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस था ना, तो ये क्या था, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल था। तो आर्क में क्या होता है, आर्क में भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है। आपको पता है जब कोई भी, जैसे कितना ब्रेकिंग पॉइंट कितना होता है ईयर का, हाँ कितना, 3 × 10⁶ क्या, ठीक है। ये तो ये होता है 31 kV, ठीक है, पर सेंटीमीटर। अगर इसको इतना ही होता है लगभग, नहीं ठीक है, 6 तो मेगा में चले गया ना। 31 kV पर सेंटीमीटर, ये पीक वैल्यू हो गई। आरएमएस में इसको 21 kV पर सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, है ना। देखो कोई भी पॉइंट है ना। अच्छा, कोरोना इफेक्ट तो पता है ना, जब ईयर क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, हिसिंग की साउंड आती है। मान लो ये दो इलेक्ट्रिक, अच्छा आपने तो क्या होगा बीटेक में, ये ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेजर करने का टेस्ट होता है ना, प्रैक्टिकल होता है, किया ही नहीं प्रैक्टिकल है। तो ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड रखते हैं, इसको यहाँ पे पूरा ऑयल बिछा देते हैं, ठीक है। ऑयल बिछा देते हैं, अब इसके बीच में भी ऑयल है ना, इसके बीच में हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं। एक पॉइंट पे क्या होगा, जो ये पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ब्रेक डाउन होगा वो क्या होगी, उस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। तो जनरली एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होते हैं 121 kV पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आरएमएस में, इसको उल्टा करोगे, पीक में निकालोगे तो लगभग इतना आएगा, ठीक है। 21 को पीक में निकाल, ये तो आरएमएस है, आरएमएस से पीक में करोगे तो क्या करोगे, 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1, 1.41 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 से, 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 31 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ईयर क्या, अगर जैसे मान लो यहाँ पे ईयर है, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, तो 21 kV तक हमने अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ईयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के, इसको मैं बोल रहा हूँ आर्क, आर्क बोल रहा हूँ, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में भी आर्क होती है ना, उसी को ब्रेक करने के लिए तो क्या करते हैं हम, ऑयल ऑयल यूज करते हैं, एयर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। SF6 क्या करते हैं, इसी आर्क को क्वांच करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं ना।
तो वैसे इसमें क्या हो जाता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाती है यहाँ से, इसके बीच में यहाँ से आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी तो जब करंट फ्लो हो जाएगा तो ये क्या होने लग जाएगा अपने आप, हीट अप होने लग जाएगा। ये जो मीडियम है ये हीट अप होने लग जाएगा। आर्क की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ ना। आर्क में क्या हो जाएगा, ये हीट अप होने लग जाएगा, डायरेक्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, लिखो डायरेक्ट आर्क हीटिंग में। और अच्छा, आर्क हीटिंग आपकी अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ठीक है, डायरेक्ट आर्क में लिखो, एन आर्क इज मेड टू स्ट्राइक, एन आर्क इज मेड टू स्ट्राइक between electrodes and charge itself. Between electrodes and charge itself. ठीक है, अच्छा सिंगल फेज एसी दे रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रोड है ना। डीसी दे रहा हूं तब भी क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है। 3 फेज दूंगा तो इलेक्ट्रोड कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, याद पता है ना सबको, 3 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, आ भी सकता है। 3 फेज आर्क हीटिंग में कितने इलेक्ट्रोड होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 4 मत कर देना वहां। ठीक है, ये डायरेक्ट हीटिंग हो गई। और एक इसके बाद आती है, अच्छा लिखो, द हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज ऑब्जॉर्ब बाय, द हीट एनर्जी ऑफ आर्क इज एब्जॉर्ब बाय द चार्ज एंड डज द हीटिंग इज डन। ठीक है, अच्छा ये सब हीटिंग हम कर क्यों रहे हैं, हीट प्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं ना। इसमें हम किस मतलब, देखो आर्क में तो हम इलेक्ट्रिक मीडियम ही होगा, जो हमारा मीडियम जो करंट को पास कर पाए वही मीडियम होगा ना हमारा। ऐसा नहीं कि आपने लकड़ी के टुकड़े डाल दिए बोले गर्म नहीं हो रहा जी, नहीं होगा ना। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ, जो इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग यूज करते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। अब इनडायरेक्ट तो देखो इसमें भी क्या हो जाएगा, कंडक्शन होगा डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, एन आर्क इज मेड टू स्ट्राइक बिटवीन, an arc is made to strike between 2 electrodes and the heat of arc is passed on the charge through radiation. ठीक है, Awesome. on the charge through the radiation. इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रोड होंगे हमारे। ठीक है, इस पे ये आर्क आएगा, आर्क प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसी के यहाँ पे क्या रखा रहेगा, ये चार्जिंग मटेरियल है हमारा जिसको हमको हीट अप करना है। तो ये हीट क्या होगा, रेडिएशन के थ्रू ये भी हीट अप कर लेगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड है हमारे, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं ये भी हीट अप होंगे और ये हीट कर लेंगे। ठीक है, हीट जनरेट करें थ्रू द रेडिएशन, लिख लिया। और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग इज ऑल्सो नोन एज, इनडायरेक्ट इसको अंडरलाइन कर लेना, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग इज ऑल्सो नोन एज रॉकिंग आर्क फर्नेस। ठीक है, रॉकिंग आर्क हीटिंग भी बोल सकते हो। रॉकिंग आर्क, रॉकिंग आर्क मतलब वो क्या करे, चिंगारी की तरफ देखा, जो वो लाइटर देखा है आपने,
देखा है ना, जिसमें आर्क, जब वो आर्क प्रोड्यूस होती है ना, तो वैसा ही रहेगी, ठीक है। वो भी इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग है ना, रॉकिंग आर्क हीटिंग, ठीक है। और इसका टेम्परेचर मैक्सिमम ना दो, मतलब 2000 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3500 होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की रेंज है 2000 से 3500 के बीच होगा, ठीक है। और इनका यूज यूज लिखो आर्क हीटिंग का। स्टील इंडस्ट्री, रिफाइनिंग और मेकिंग ऑफ स्टील, ठीक है। रिफाइनिंग और मेकिंग ऑफ स्टील। रिफाइनिंग मतलब कैसे, रिफाइनिंग कैसे करेंगे, गला के, है ना। स्टील को क्या करेंगे, मेल्ट कर देंगे, जितना भी जो भी बेकार चीजें वो क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, और उसको हम नीचे से निकाल लेंगे, ठीक है। जो स्लग स्लग बोलते हैं उसको, स्लज बोलते हैं ना, SLUG, स्लग, ठीक है। वो ऊपर आ जाएगा। स्टील इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ स्टील एलॉय। एलॉय भी हम स्टील एलॉय भी बना सकते हैं, ठीक है। और आयरन फेरियस, मेटल को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर मेल्टिंग आयरन फेरियस मेटल। आयरन फेरियस, फेरस, फेरस ये होता है ना, ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, हाँ, फेरस, ठीक है। फेरियस मेटल को मेल्ट करने के लिए। किसकी मैग्नेटिक मटेरियल सबसे प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है पैरा, डाया और फेरो में से सबसे ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक कौन है, फेरो है, और फिर पैरा है, और फिर डाया, ठीक है। तो डाया तो एक से कम होता है, और पैरा नियर अबाउट 1 होता है, उसका बहुत ज्यादा होता है फेरो का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये तो याद ही होगा आप लोग, है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो इसमें, आर्क हीटिंग में ये, ठीक है। ग्रेफाइट एंड कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज, ठीक है। जनरली क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे तो ग्रेफाइट को दोगे, और उसके बाद कार्बन पे आओगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स आर यूज ग्रेफाइट एंड कार्बन, ठीक है। अगर दोनों होंगे तो तब भी क्या करोगे, ग्रेफाइट को ही करोगे। ग्रेफाइट नहीं है तो कार्बन की ओर जा सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर दोनों दिए, हाँ, ग्लेरे और शैडो, क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट में तो क्या होगा, ग्लेरे होगा ना, है। हाँ, डार्क शैडो भी होते हैं, शैडो इफेक्ट बताया था उसमें, शैडो इफेक्ट भी होता है। दोनों नहीं थे, तो ग्लेरे होगा मेरे हिसाब से। तो उसमें क्या था आंसर की में क्या था, वही तो, अच्छा अच्छा, ग्लेरे आना चाहिए उसमें, है ना। डायरेक्ट में तो ग्लेरे ही आएगा, डार्क शैडो भी आएगी। डार्क शैडो इफेक्ट भी होता है डायरेक्ट में ना, और ग्लेरे भी होता है ना। इसको मिनिमाइज करने के लिए इनडायरेक्ट लगाते हैं, उसमें शैडो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ग्लेरे ही होगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, शैडो इफेक्ट को तो मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ लैंप्स बढ़ा सकते हैं ना, वो भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उसका भी इफेक्ट तो ग्लेरे ही होगा। ग्लेरे को तो हम मिनिमाइज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट करके ना। तो वो तो फिर स्कीम ही चेंज करनी पड़ेगी ना हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अभी ये जितनी भी थी ना, ये सब लो फ्रिक्वेंसी वाली या पावर फ्रिक्वेंसी में थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी, इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। लिख लो इंडक्शन हीटिंग।
रेजिस्टेंस हीटिंग, और यहाँ से ये फर्स्ट है इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। थोड़ा तेज चलेंगे ना, कितना हो गया, लेट हो रहा है ना, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना आपका, फिर थोड़ा तेज करना पड़ेगा। इंडक्शन हीटिंग इसकी रेंज लिख लो 10 हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक रहेगी, ठीक है। 10 हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगा, ठीक है। हाँ 10 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। इसको किलो में मत समझ लेना, इसको मैं यहाँ पे हर्ट्ज लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। 10 कम लग रहा है, कम क्यों लग रहा है अभी बताता हूँ, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। उसका आएगा, एक स्पेशल केस होता है कि हम कम फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिख लो इंडक्शन हीटिंग में, when we apply high frequency voltage, when we apply high frequency voltage, then a eddy current flow in the core. eddy current पता है ना आपको, eddy current है, then a eddy current flow in a core when we apply when we apply a high frequency voltage, then a eddy current flow in the core. Due to this eddy current, eddy loss occurs. Due to this eddy current, eddy loss occurs. और एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी की, क्या, हाँ लिखो, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर। एडी करंट लॉस ऑकर्स इन द कोर लिख लिया यहाँ तक, है ना, एंड द एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, है ना। शुरू से सुन लो, व्हेन वी अप्लाई अ हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज देन अ एडी करंट फ्लो इन द कोर, ठीक है। ड्यू टू दिस एडी करंट अ एडी लॉस ऑकर्स इन द कोर, एडी करंट की वजह से एडी लॉस ऑकर्स होंगे कोर में, ठीक है। कोर लॉस में तो आता है एडी करंट लॉस, है ना। एडी लॉस ऑकर्स इन द कोर, कोर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, अब इंडक्शन की बात है ना, तो इसमें हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे जब हम हीटिंग करेंगे, तो कोर की बात कर रहा है, उसमें कोर या सिंपल हम जो कॉइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एफ स्क्वायर एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द हीट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द हीट, ठीक है। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। अच्छा, हीटिंग हीटिंग या हीटिंग का मतलब वेल्डिंग से भी समझ सकते हो ना आप लोग, वेल्डिंग में भी तो हीट ही होती है ना। अगर मैं इधर उसमें कौन सा स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा यूज करते हैं, वेल्डिंग में या हीटिंग में, है ना। अप या डाउन है, बताओ, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, स्टेप डाउन होगा ना। यहाँ हमको क्या चाहिए, कम वोल्टेज और करंट ज्यादा चाहिए, करंट ज्यादा होगी तो जनरली हीट क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इधर से हम वोल्टेज देंगे, ठीक है, ये इसकी प्राइमरी है, और सेकेंडरी ओपन रहेगी, लेकिन बस यहाँ पे दो ये मेटल के रहेंगे, ठीक है, ये मेटल का रहेगा और यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल रहेगा, और ये मैग्नेटिक लिंक होंगे, मैग्नेटिक लिंक होंगे ना, यानी देखो फ्लक्स तो जा रहा होगा इसके थ्रू, फ्लक्स तो ऐसा फाइव फाइव तो
घूम ही रहा होगा पूरी कोर पे, तो फ्लक्स होगा तो फ्लक्स इससे लिंक होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। और लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन ये क्या है, ओपन नहीं। अभी एज अ जब मैं इसमें मेटल डाल दूंगा ना, ओपन तब होगा जब ये इसमें मेटल नहीं है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अगर नहीं है तो एज अ ओपन सर्किट होगा। अभी ये डाल दे तो एज अ शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये चार्ज पार्टिकल्स डाल रखे हैं ना, इससे क्या होगा, ज्यादा एडी करंट लॉसेस होंगे और इसकी वजह से ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेल्टिंग पॉइंट है, समझ रहे हो ना। इसमें इसमें एडी करंट लॉस होंगे, इसमें क्योंकि फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, ईएमएफ हो रहा होगा, तो इसमें एडी करंट लॉस होंगे, इसमें और इसमें। ये इसको आप एज ए सेकेंडरी भी समझ सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी समझ सकते हो जिसमें एक ही टर्न है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देख लो, जैसे ये ट्रांसफार्मर है ना, जैसे आपने सप्लाई दी और यहाँ पे आपने एक ही टर्न दे दिया, यहाँ पे आपने हजार टन है, इधर एक ही टन है, तो करंट क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा ना, 1000 टाइम बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो एडी करंट लॉस भी बढ़ेगा, है ना। तो एडी करंट उसी वजह से ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में आएगा हमारा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जब चार्ज मटेरियल नहीं होगा तो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा, और चार्ज मटेरियल होगा तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो देखा ही होगा ट्रांसफार्मर में, कितने पे करते हैं, रेटेड वोल्टेज कितना होना चाहिए, ये तो आता है यार, क्वेश्चन बताओ। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेटेड वोल्टेज कितना होना चाहिए, एक्चुअल वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, एक्चुअल वोल्टेज के 50% कम होना चाहिए, एक्चुअल वोल्टेज के 10% होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। हाँ 10% रटे हुए हैं क्वेश्चन, तुम सबने समझे नहीं है 10% के आसपास होना चाहिए, 10% ही देते हैं, ज्यादा देंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होता है ना, वाइंडिंग जल जाएगी अपनी, ठीक है। लिखो डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग में लिखो, इसमें भी इसका टाइप है, ठीक है, ये कोड टाइप है ना, कोड से कलेक्ट हो रखा है तो ये कोड टाइप में है, इसको कोड टाइप लिख लो। कोर कोर के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग है, ठीक है। When we connect a supply to the primary side, when we connect a supply at a primary side, then a very high value current flow through the charge, ठीक है, ठीक है। अब अलग कलर का पेन है तो उससे लिखो ये वाली लाइन है, ठीक है, उसको उसमें ये कॉमा में लिख लेना, ठीक है, अलग वाले कलर से, ठीक है। when a high current flow through the charge, ठीक है, when a high current flow through the charge, a very high when a high current flow through the charge, a very high electromagnetic force developed। देखो करंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब समझ रहे हो क्या होगा, मान लो ये आपके मटेरियल है, इससे करंट जा रहा है ना, करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहा है, करंट तो इंक्रीज है ही ना, वोल्टेज तो हमारी कम है, इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस, इससे फ्लक्स जल्दी जल्दी जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, उसमें क्या करंट डेंसिटी, जैसे उसके उसमें हॉटस्पॉट आए थे ना, इसके केस में क्या हो जाता है, पिंच इफेक्ट आता है, कोर लॉस में क्या आता है, पिंच इफेक्ट आता है। पिंच इफेक्ट का मतलब क्या होगा, ये तो मेटल को गला देगा, जैसे ये आपका एक कोई भी मटेरियल का पीस है, इसको गला देगा, ये गला के क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से, मतलब यहाँ पे हल्का सा एयर बबल बन जाएंगे, आपका जो चार्ज पार्टिकल्स है उसको वो गलेगा सही से, मतलब गल तो जाएगा लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बबल्स आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, ब्रिटल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं क्या, पिंच इफेक्ट बोलते हैं। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो तुमने बताया था 10 हर्ट्ज हम यूज करते हैं, क्यों, हाई फ्रीक्वेंसी में ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। पिंच इफेक्ट ये सिर्फ इसी में करते हैं, कोर में, ठीक है, कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग में, ठीक है। कहां तक लिख लिया, वेरी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड एंड ड्यू टू दिस फोर्स
ड्यू टू दिस फोर्स अ गैप ऑकर्स, ब्रैकेट, इस गैप ऑकर्स के बगल में लिख लो ब्रैकेट में एयर बबल्स, ठीक है। एयर बबल्स इन द चार्ज, ठीक है। एक तो क्वेश्चन क्या बनता है इससे, पिंच इफेक्ट किसमें होता है, ठीक है। इसके आगे लिख लो ये पिंच इफेक्ट है, ठीक है, ये पिंच इफेक्ट है, पिंच इफेक्ट है। इसलिए कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग में हम क्या करते हैं, जो करंट डेंसिटी होती है वो 500 एम्पियर और mm² से मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, लेस देन 500 मिली, करंट डेंसिटी शुड बी लेस देन 500 mm², ठीक है। पिंच इफेक्ट लिख लिया, ठीक है। लिखो करंट डेंसिटी शुड बी अंडर, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, mm में। करंट डेंसिटी शुड बी अंडर 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। करंट डेंसिटी ज्यादा होगी ना तो एयर बबल्स बनेंगे, वो हमारे मेटल के लिए सही नहीं है, ठीक है। जो भी मेटल हम गला रहे हैं उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी यूज लो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, ठीक है। क्योंकि पिंच इफेक्ट क्या, अभी ये भी पूछ सकते हैं कि पिंच इफेक्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी कम होने के साथ पिंच इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी यूज 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इसमें एक तो एक कोर टाइप हो गया, एक वर्टिकल कोर टाइप होता है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, वर्टिकल होता है। यहाँ पे आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आपका ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। देखो ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये वर्टिकल शेप में होता है। इसको देंगे, इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इसमें चार्ज पार्टिकल्स में एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, तो ये वर्टिकल है, ठीक है। ये इससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। लिख लो वर्टिकल में, वर्टिकल कोर टाइप हीटिंग में इसको एजेक्स वाट फर्नेस भी बोलते हैं, ठीक है, एजेक्स, एजेक्स वाट फर्नेस, ठीक है। फर्नेस, एजेक्स वाट फर्नेस, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। इसका पीएफ थोड़ा अच्छा होता है इससे, ठीक है। इसमें तो पीएफ कम होता है, 0.5 से कम ही होता है, 0.5 और 3.3 के बीच में होता है। इसका पीएफ होता है, इसका वर्टिकल कोर टाइप का होता है 0.8 टू 0.85 तक, ठीक है, 0.8 टू 0.85 तक, है ना, पीएफ इतना होता है, ठीक है। वर्टिकल को हम मैं इसके बारे में आप थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, समझ गए ना, ये बना लेना हल्का सा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये होता कैसे है, ठीक है। इसका सीधा यूज लिख लो, मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ ब्रास। ब्रास का मतलब पता है क्या, एसएससी में आएगा क्वेश्चन, ब्रास किन दोनों एलॉय किस किस एलॉय से मिलके बना होता है, कौन कौन सी मेटल से मिलके बना होता है? ब्रॉन्ज सुना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल तो सुना ही होगा, एक ब्रॉन्ज हो गया और एक ब्रास हो गया। पीतल सुना, पीतल, ये दुनिया पीतल दी, सुना है? पीतल का क्या होता है, फॉर्मेशन किसको मिला के बनता है पीतल? कॉपर तो हो गई, और जिंक, ठीक है, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला के बनता है? कॉपर तो हो गई, है ना, और क्या होगा, टीन होगा, ठीक है। इसका यूज लिख लो, मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ ब्रास और नॉन फेरियस मेटल, ठीक है।
नॉन फेरियस मेटल। और जनरली क्या होता है, वैसे लिख लो इसको, है ना। जिंक के लिए हमको चाहिए होता है 100 से 150 किलोवाट पर आवर चाहिए होता है। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, किलोवाट पर आवर टन पर टन के हिसाब से, ठीक है। मेल्ट करने के लिए इतना हमको चाहिए होता है, ठीक है। कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट? 27 है पक्का? बताओ। अब गूगल मत करो ना, हर चीज के लिए तुम गूगल करोगे तो फिर कैसे चलेगा। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1700-1800 के आसपास होता है, ठीक है। कॉपर में भी अलग अलग आते हैं, हार्ड ड्रॉन 1700 से 1800 के आसपास होता है। अलग अलग कॉपर के, जैसे हार्ड ड्रॉन कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। जो प्योर कॉपर की बात बोल रहा हूँ 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये लिख लो, कभी क्या पता पूछ ले। ये पर टन के हिसाब से कितना कितना एनर्जी कंजप्शन होगा इसको मेल्ट करने के लिए, ठीक है। और फिर इसमें एक आता है, ये अभी तक सारे डायरेक्ट वाले थे, ठीक है। डायरेक्ट में एक वर्टिकल हो गया, एक कोर टाइप हो गया। ठीक है, देखो इनडायरेक्ट में भी कुछ नहीं है। दूसरा है इन, दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है समझने के लिए, देख लो बस। क्या होता है, ये फर्नेंस होता है हमारा, ठीक है। इस पे प्राइमरी वाइंडिंग, या ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये होती है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी सारी, ठीक है। इसको मैं पीएम लिख रहा हूँ, पीडब्ल्यू प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, एक चैम्बर होगा। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होंगे। इसके बीच में यहीं पे एक क्या सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ये इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो अब ये सेकेंडरी है, ठीक है, सेकेंडरी है। इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और इस जो चार्ज पार्टिकल्स को क्या हीट अप करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्ट में यही है, बाकी कुछ नहीं है। इसका हल्का सा एक डायग्राम बना लो, समझ जाओगे। और हीट ट्रांसफर बाय किसके, रेडिएशन के थ्रू होती है, ठीक है। ठीक है, और इसमें एक पार्ट और होता है, कोरलेस, ठीक है। एक तो ये हो गया डायरेक्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक होता है कोरलेस, ठीक है। कोरलेस, तो कोरलेस में क्या होता है, कोर नहीं होगी इसमें, सेकेंडरी कोर ही नहीं होगी, ठीक है। कोर मतलब जो हमारा पॉट होगा ना, उसको हम एज ए सेकेंडरी लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा फर्नेंस का पॉट है, ठीक है। ये फर्नेंस का पॉट है, इसमें क्या करेंगे, इसके बाहर से हम प्राइमरी वाइंडिंग देंगे। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ठीक है, बाहर से देंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग है इस, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। हीटअप हो जाएगा ना, देखो हो जाएगा ना हीटअप। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है,
कोरलेस है, कोरलेस है मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं है इसमें, सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं है, तो जो इसका जो पॉट है ना उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एज ए सेकेंडरी वाइंडिंग तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग तरह यूज कर रहे हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे इनके थ्रू एडी करंट फ्लो होगा और ये हीट अप हो जाएगा। इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस कोरलेस, कोरलेस है। हाँ इसमें ये है कि जो हम कंडक्टर यूज करते हैं ना, कोरलेस में हॉलो कंडक्टर यूज करते हैं, क्या, हॉलो कॉपर कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है। अभी लिख लो, इसके बारे में लिख लो, द फ्लक्स सेटअप, हाँ कोरलेस इंडक्शन फर्नेस, ठीक है। ये भी एक इनडायरेक्ट टाइप हीटिंग है आपका, है ना। द फ्लक्स इज सेटअप बाय द प्राइमरी वाइंडिंग produce eddy current in the charge. At the high frequency, at high frequency, दो कंडक्टर पास पास रखे हैं तो उनमें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट तो आएगा, और कौन सा आ जाएगा, एडी करंट तो चाहिए ही हमको, वो स्किन इफेक्ट भी तो आएगा, है ना, स्किन इफेक्ट भी आएगा। स्किन इफेक्ट पता है क्या होता है? पता है ना, किसमें यूज होता है, कहाँ पढ़ते हो स्किन इफेक्ट? ट्रांसफार्मर में, ट्रांसमिशन में ना, क्या होता है स्किन इफेक्ट में? अच्छा डीसी में हो सकता है स्किन इफेक्ट, पक्का? एसी में होगा, एसी में क्यों होगा, फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा ना, तो ये फ्रीक्वेंसी हम एसी में चला रहे हैं, स्किन इफेक्ट होगा। स्किन इफेक्ट होने से मतलब क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, जो इनर सरफेस है उसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है, वो उसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में कंडक्टर पास पास है तो स्किन इफेक्ट भी ऑकर्स करेगा, उसको मिनिमाइज करने के लिए हॉलो कॉपर कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो, करंट इन द चार्ज तक लिख लिया, एडी करंट, वाइंडिंग प्रोड्यूस एडी करंट इन द चार्ज एट हाई फ्रीक्वेंसी, यहां तक लिखा होगा ना। द स्किन इफेक्ट ऑल्सो ऑकर्स, so to minimize this skin effect we use hollow copper conductor, ठीक है। अब लास्ट है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इनका हम थोड़ा डिटेल में वेल्डिंग में भी पढ़ेंगे। वेल्डिंग भी हम दो टाइप से कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग या आर्क हीटिंग, है ना, तो वेल्डिंग में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक में हम वेल्डिंग कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, इंसुलेटिंग नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा, रेजिस्टेंस हो, क्या होगा, इंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा ना। इंसुलेटर का कैसा नेचर होगा, इंडक्टिव नेचर होगा, कैपेसिटिव नेचर होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटिव होगा ना। कैपेसिटिव का क्या होता है, इंसुलेटर होता है दो प्लेट के बीच में, तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो इंसुलेटर जो यूज कर रहे हैं हम कैपेसिटर में कर रहे हैं, ठीक है। इसको बना देखो, हाई फ्रीक्वेंसी होती है इसमें, एक सरफेस ये है ना, ये हमारा जिस सरफेस को, यार कैसे बनेगा, ठीक है, मतलब समझ लो एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे है ना। अभी ये सही बना नहीं है ना, ठीक है, समझ लेना। मैं ऐसे दिखा लेता हूँ ना, जैसे ये प्लेट है, इसके बीच में हमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ, ठीक है।
इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है बीच में। इंसुलेटिंग कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, उसको हीट करने के लिए, ठीक है। इसको मिटाई देते हैं ना, गलत बनाना, ठीक है। चलो सिंपल क्या कर लेते हैं, कैपेसिटर ही बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, इंसुलेटर हो सकता है, और ये दो प्लेट है, यहाँ पे हम वोल्टेज देंगे सप्लाई, ठीक है। यहाँ से हम वोल्टेज सप्लाई देंगे। वोल्टेज सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा करेंगे ना, तो क्या होगा, इस प्लेट से देखो, अगर सिंपल फ्रीक्वेंसी पावर फ्रीक्वेंसी है, तो पावर फ्रीक्वेंसी में तो इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर है, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन तो तब भी नहीं हो पाएगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बहुत जल्दी मूव करेंगे। मूव करेंगे मतलब उनमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, इस एरिया में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लिख लो, इसमें लिखो, it is a high frequency capacitive heating, it is a high frequency capacitive heating capacitive heating, it is used for heating of insulating material, insulating material like wood हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिरेमिक हो गया। सिरेमिक का कहाँ यूज करते हैं, इंसुलेटर में यूज करते हैं ना। सिरेमिक के तो होते हैं इंसुलेटर, चाइना क्ले या चीनी मिट्टी के बोलते हैं, है ना। सिरेमिक के देखे होंगे आपने, टाइप पता है इंसुलेटर का, देखें। रील इंसुलेटर काय लिए यूज करते हैं, काय के लिए यूज करते हैं, रील इंसुलेटर काय के लिए यूज करते हैं, पिन इंसुलेटर, हाँ पिन वोल्टेज तो ट्रांसमिशन में ही करते हैं, रील इंसुलेटर भी होता है ट्रांसमिशन में। पिन इंसुलेटर 33 से 66 तक होता है ना, फिर उसके ऊपर डिस्क वाले, एक डिस्क कितने की होती है, 11 की होती है। और कभी टर्न लेना या रिवर क्रॉसिंग करना तो कौन सा, साइकिल, साइकिल सुना। सस्पेंशन तो हाई, उसमें हाई ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, साइकिल जब हमको टर्न लेना है तो साइकिल यूज करते हैं, ठीक है। और जो रील करते हैं ना, देखा होगा आपने, जैसे रील इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है ना, ठीक है। एक वायर होती है जो उस पर लगी रहती है, स्टे इंसुलेटर और रील इंसुलेटर एक ही चीज है, जो जो यहाँ पे लगा रहता है, ताकि इसका सर्ज है ग्राउंड में न लगे, ठीक है। हाँ, उसको रील भी बोलते हैं, रील इंसुलेटर, रील की तरह होता है ना रील इंसुलेटर, ठीक है। चलो तो बात की बात है, लिखो कहाँ तक पहुंच गया, इंसुलेटिंग मटेरियल सिरेमिक है ना, वुड प्लास्टिक एंड सिरेमिक। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इसकी 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये जनरली वायर काय के लिए लगाते हैं, सपोर्ट के लिए, ठीक है, सिर्फ सपोर्टिंग ऑफ, ताकि वो खंभा हिले ना, मतलब गिरे ना, ठीक है। अर्थिंग के लिए नहीं होता, आप बोलो अर्थिंग के लिए, अर्थिंग के लिए तो इसी के अंदर से एक लाइन होती है ना, वो यहाँ पे लगता है ऊपर, सबसे ऊपर। जनरली अर्थिंग भी कितने खंभे छोड़ के लगाते हैं, 4 है ना, 4 खंभे छोड़ के लगाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, 4 खंभे, हाँ 3 मतलब 4 के गैप में छोड़ोगे ना। 20 खंभे लगाने कितनी अर्थिंग होगी, है 6 होगी ना, हाँ फिर 6 हो जाएंगे, बढ़ जाएगा ना एक उधर, है ना, ठीक है। 10 to 30 मेगाहर्ट्ज होती है, वोल्टेज रेंज होती है 20 केवी, है ना। ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन है, 20 केवी, ठीक है। और कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सिर्फ उसका लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एयर की परमिटिविटी लिख रहा हूँ। अगर रिलेटिव परमिटिविटी भी आएगी तो म्यू एप्सिलॉन R का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, अभी एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। किसके थ्रू होता है हीट ट्रांसफर, कौन सी मीडियम होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, किसके थ्रू होगा, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होगा, ठीक है।
ठीक है, चलो अभी हीटिंग कंप्लीट, अब करते हैं वेल्डिंग शुरू, है ना। अब लिख लो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। वेल्डिंग का यूज क्या है? मेटेरियल मतलब मेटल को जोड़ना, मेटेरियल नहीं, ठीक है, मेटल को जोड़ना, या आगे वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक को मेटल के साथ जोड़ना, है ना। प्लास्टिक को मेटल्स के साथ जोड़ने के लिए देखो, इलेक्ट्रॉनिक चिप देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक चिप देखिए, सिम कार्ड देखा, तो एक मेटल की पत्ती होती है और पीछे क्या होता है, प्लास्टिक होता है, चिपका रहता है ना आपस में, तो वो कैसे थूक से या फेविकोल से कैसे चिपकाते हैं, वो भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग होती है, वो भी पढ़ेंगे उसके। तो प्लास्टिक और प्लास्टिक भी आता है जनरली, वो एक ही टाइप की वेल्डिंग होती है कि हम प्लास्टिक और मेटल को आपस में चिपका सकें, लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, मेटल को ही मिक्स करेंगे, ठीक है। लिखो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में लिखो, देखो वेल्डिंग ना बहुत बड़ा है, अगर आप मैकेनिकल के होंगे ना तो वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैकेनिकल से आपको कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस इन विच वी ज्वाइन this is the process in which we join two metal plates with the help of increasing temperature। देखो वही हीटिंग की बात आ रही है ना, इंक्रीजिंग टेम्परेचर है तो मतलब हीटिंग की बात आ रही है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग प्रेशर और फिलिंग द मटेरियल इज कॉल्ड वेल्डिंग, ठीक है, फिलिंग, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी मेटल को ज्वाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेज लिख लो, वैसे तो सबको पता ही है, आप लोगों को लगा सकते हो, अनुमान तो लगा ही सकते हो, है ना। क्या क्या होगा, क्या लगा होगा, इकोनॉमिकल होगा, है ना, सस्ता होगा, है ना, और क्लीन होगा, इकोनॉमिकल होगा, क्लीन होगा, मेंटेन है, किससे है, पॉल्यूशन फ्री होगा, है ना, और मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगा, है ना, और यूनिफॉर्म वेल्डिंग होगी, है ना, और इजी ऑपरेशन होगा। दो टाइप की वेल्डिंग होती है, एक होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, एक आर्क, है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और एक होती है आर्क वेल्डिंग। देखो ये सब क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग वाले हैं, ठीक है ना। इंडक्शन आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है ना, तो ये सब क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी वाले। इसमें पहला है हमारा बट रेजिस्टेंस, बट वेल्डिंग तो करी होगी ना, ये यू है, ठीक है, बट वेल्डिंग। कारपेंट्री शॉप कौन सी शॉप में, वेल्डिंग शॉप में होता है ना, जब आपने डिप्लोमा में किया होगा, है ना, वर्कशॉप में जो कार वेल्डिंग शॉप होती है उसमें क्या होगा। बट वेल्डिंग हो गया। दूसरा है आपका फ्लैश वेल्डिंग, है ना, फ्लैश वेल्डिंग, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, फ्लैश वेल्डिंग। फिर है आपका स्पॉट वेल्डिंग, लिख लो इनको, स्पॉट वेल्डिंग। फिर है सीम वेल्डिंग, और लास्ट है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है।
प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब इधर आर्क में आएंगे, मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, हाइड्रोजन वेल्डिंग और हीलियम वेल्डिंग और आर्गन वेल्डिंग। इसमें सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई 3 इधर के दे देगा, एक उधर का पूछ लेगा इनमें से डिफरेंस कौन सी वेल्डिंग है, ठीक है। या तो 3 उधर के दे देगा, एक इधर का दे देगा, पूछ लेगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, उसमें फिर आर्क नहीं बोलेगा, ठीक है। कार्बन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इनमें से डिफरेंट कौन है, कौन सा है, कार्बन। उसमें आर्क नहीं देगा, आर्क देगा तो समझ जाओगे ना, लेकिन आर्क नहीं देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको ना। अच्छा, फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें वेल्डिंग डिपेंड करती हो। सबसे मेन तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट सस्ती होनी चाहिए ना वेल्डिंग की, और किस टाइप का कौन सा मटेरियल है ना, कौन सा मेटल हम वेल्ड करने जा रहे हैं, और प्रोडक्शन की टेक्निक कैसी है। जैसे फैब्रिकेशन वाले हैं ना, मास प्रोडक्शन है, तो उसमें आपकी वेल्डिंग अलग टाइप की होगी। और थोड़ा सा ही चाहिए, मान लो आपका खिड़की का कोई कुंडी टूट गई है कुछ, आपको एक मतलब 1 घंटे के लिए, या 1 घंटा तो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 मिनट के लिए एक वेल्डिंग, मतलब एक टांका लगाना है, तो उसमें भी अलग वेल्डिंग यूज होगी, और मास प्रोडक्शन के लिए आपको अलग वेल्डिंग का होगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लिखो, फर्स्ट लिखो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बट वेल्डिंग, ठीक है। पहला है बट वेल्डिंग। देखो, दो मेटल सरफेस हैं, इसको मैं फिक्स रखूंगा, इसको मूव कराऊंगा, ठीक है। ये मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्लैंप होगा, क्लैंप में इलेक्ट्रोड होगा, और यहाँ से मैं सप्लाई दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ से सप्लाई दूंगा, तो जब ये आपस में करेंगे तो करंट इसके थ्रू फ्लो होगा। यहाँ पे ये मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने की वजह से इन दोनों में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा, अब ये मिले हुए हैं आपस में, ठीक है। ये तो गैप दिखाया मैंने, ये मिले हुए हैं आपस में, हम क्या करेंगे, मूव, ये मूव है ना, इसको इसके पास लाएंगे और प्रेशर, इधर से प्रेशर देंगे, ठीक है, थोड़ा प्रेशर देंगे। तो जब इनका टेम्परेचर आएगा ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, और फाइनल जो ज्वाइंट मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा आपको, ठीक है। फाइन ज्वाइंट नहीं मिलेगा, ऐसा ज्वाइंट मिलेगा, ठीक है। लिखो बल्ट वेल्डिंग में, it is used for joining the bar it is used for joining the bar and plates together
एंड टू एंड, ठीक है, एक का एंड दूसरे के एंड से हम जोड़ेंगे एंड टू एंड। बार एंड प्लेट्स टुगेदर एंड टू एंड ज्वाइन होगा, इसको एंड टू एंड ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है, बट ज्वाइन क्या हो गया, एंड टू एंड ज्वाइन हो गया। इतना वोल्टेज, इतना करंट और इतनी थिकनेस तक हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं बाहर होगा, पाइप को भी हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के थ्रू वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज देखो, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कम रहेगा और आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, अभी मैं उसमें डिफरेंस भी लिखवाऊंगा। रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कम होगा और आर्क में वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो इसका वोल्टेज रेंज है 2 वोल्ट से 8 वोल्ट तक, करंट होगा 50 एम्पियर और थिकनेस 25 mm तक हम इसको यूज करेंगे। 25 mm कुछ भी हो सकता है, मेटल सरफेस हो सकता है, पाइप हो सकता है, ठीक है। अब इसका यूज लिखो, वेल्डिंग पाइप्स, वायर्स एंड रोड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, ये पहला था, फिर हमारा फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है। फ्लैश वेल्डिंग में भी इसको मूव नहीं करेंगे, इसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी ना हमारी, ठीक है। ये सरफेस होगा, यहाँ पे क्लैंप होगा, ठीक है, ये क्लैंप है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड होगा, ये क्लैंप है, जो ये वर्टिकल पोजीशन में ये क्लैंप है, इसको मैं थोड़ा और लंबा बना देता हूँ, ठीक है। और एक क्लैंप ये होगा, यहाँ से हम वोल्टेज देंगे, ठीक है। देखो वोल्टेज देंगे, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें भी करंट फ्लो होगा ना, इनके बीच में क्या होगा, एक फ्लैश आएगा, आर्क का फ्लैश आएगा, उस फ्लैश के थ्रू हम क्या होंगे, वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये फ्लैश वेल्डिंग है। इसमें लिखो, वन एंड ऑफ द ज्वाइंट मूविंग टूवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड, one end of joint moving towards the other electrode, towards the other electrode, है ना। we apply voltage across electrode, ठीक है। हम करंट अप्लाई कर रहे हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं हो रही है ना, जब हम और पास लाएंगे आर के थ्रू करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। we apply voltage across the electrode but current is not flow, between two electrodes, when we slowly join टू इलेक्ट्रोड्स, उनको और पास लाएंगे, फिर आर्क बनेगी, उस आर्क से जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे वो ज्वाइंट होगा, ठीक है। व्हेन वी स्लोली ज्वाइन टू इलेक्ट्रोड्स, करंट विल फ्लो, current will flow by which high flashing are produced, ठीक है। हाई फ्लैशिंग आर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
इसके लिए क्या पावर लेस चाहिए होती है, एडवांटेज में है लेस पावर, और ये क्लीन वेल्डिंग मिलेगी हमको, ठीक है। क्लीन वेल्डिंग का मतलब क्या है, ये ज्वाइंट था एक और ये ज्वाइंट दूसरा है, ठीक है। ऐसे इसमें तो लग रहा था ना जब बट कर रहे थे तो एक हल्का सा उभार सा आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं आएगा, ये क्लीन वेल्डिंग होगी हमारी, ठीक है। इसका लिखो, इट इज यूज फॉर ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन। फ्लैश वेल्डिंग कहाँ यूज होती है, ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, मोटर फ्रेम हो गया, ट्रांसफार्मर टैंक हो गया, रेफ्रिजरेटर या हाउस होल्ड अप्लायंसेस हो गए। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन में, मोटर फ्रेम में, ट्रांसफार्मर टैंक में, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है। और जो तीसरा है और इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ से लगा लो, अभी तक ये दो ऐसे ही थे, ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग इसमें लिखो, द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ प्योर कॉपर, electrodes are made of pure copper and welding depend upon generation of heat, generation of heat, forging pressure। forging pressure मतलब इसको जब हम फोर्ज कर रहे हैं ना, ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, फोर्जिंग प्रेशर, ठीक है। फोर्जिंग प्रेशर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो करंट फ्लो फॉर अ सेकेंड, फॉर अ सर्वल सेकेंड, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए आएगा, जैसे टाँका टाइप का मारते हैं ना, जैसे पंच होता है उस टाइप से क्या होगा, यहाँ से हम ट्रांसफॉर्मर से इससे हाई करंट जाएगी, यहाँ पे पॉइंटेड है, इसी पॉइंट पे क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हल्का सा पंच टाइप का लग जाएगा, वो स्पॉट बन जाएगा हमारा वहाँ पे, ठीक है। उसको बोल रहे हैं हम स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। लिख लो इसमें, करंट फ्लो फॉर अ सर्वल सेकंड, several second, current flow for a several second, several second। और करंट कितना फ्लो होगा, 5000 से लेके 10,000 एम्पियर तक, ठीक है। इसलिए हम कुछ सेकंड, सेकंड बोलो या मिली सेकंड बोलो, जनरली 1 सेकंड से कम ही होता है ना, 5000 से एम्पियर से 10,000 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज बहुत कम होता है, 2 वोल्ट होता है। पीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, 0.3 से 0.5 के बीच, ठीक है। पीएफ होगा 0.3 से 0.5 के बीच, ठीक है। और जो थिकनेस होगी, थिकनेस होगी जो सीट की, वो होगी हमारी 10 से 12 mm के बीच में, ठीक है। 10 से 12 mm एक सीट की बात कर रहा हूँ, दोनों सीट की नहीं, 10 से 12 mm की सीट होगी, तब जाके उन पे स्पॉट वेल्डिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका सीम वेल्डिंग, ठीक है। इसमें भी अब ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो सीम वेल्डिंग में क्या होता है, ये हमारी सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, रोलर होते हैं, ठीक है। रोलर होते हैं, रोलर, ठीक है, बातें मत करो, इधर देखो, ठीक है, ये रोलर होते हैं यहाँ पे, और इन रोलर को हमने सप्लाई दी रहती है, ठीक है। रोलर को सप्लाई दी रहती है। अभी देखो रोलर हम मूव कराते हैं, इसमें एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, ठीक है। एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, ठीक है। एक तो फिक्स रहेगा, एक मूवेबल रहेगा, तो रोलर तो अपनी जगह रहेंगे, एक मूव करेगा ना। तो क्या क्या इसमें शायद दोनों ही मूव करते हैं। हाँ, इसमें दोनों मूव करते हैं, क्योंकि एक फिक्स रहेगा तो फिर स्पॉट स्पॉट मतलब देखो सीम वेल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे ये आपकी दो सरफेस है ना, एक सरफेस है, एक सरफेस है, तो ये रोलर जब चलेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट करेगा, एक यहाँ पे करेगा, इस टाइप से एक फ्रीक्वेंसी में, मतलब जैसे स्पॉट वेल्डिंग कर रहे थे ना, वैसे सीम वेल्डिंग करेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो ये रोलर है ना, रोलर के पॉइंटेड है, ठीक है, इस टाइप से एक एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, ये रोलर है, तो ये इतने गैप में स्पॉट वेल्डिंग करता जाएगा, ठीक है। और वैसे नीचे भी रहेगा, इसमें पॉइंट रहेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। डाया होता है ना, डाया डाया चेंज करते हैं उसमें इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें लिखो इट इज सिमिलर टू स्पॉट वेल्डिंग, इट इज सिमिलर टू स्पॉट वेल्डिंग, बट द डिफरेंस क्या है इसमें, जो इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप में, रोलर टाइप में, रोलर टाइप में, ठीक है। रोलर भी बोल सकते हो और डिस्क भी बोल सकते हो। एग्जाम में डिस्क आएगा और रोलर आएगा, कुछ भी आ सकता है, डिस्क भी आएगा तो तब भी सही है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द स्पॉट वेल्डिंग, बट द डिफरेंस इज द इलेक्ट्रोड आर, but the difference is that electrodes are in form of roller, ठीक है। और स्पॉट वेल्डिंग में भी क्या कर रहे थे हम, सर्वल सेकंड के लिए क्या कर रहे थे, करंट दे रहे थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बारे में लिखो, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोड शुड बी 300 to 1500 times, 300 to 1500 times, ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपका, 300 to 1500 times in a minute, ठीक है, इन अ मिनट। एक मिनट में 1500 से 300 के 300 टाइम्स क्या होगा, चेंज होगा, सप्लाई क्या होगी, ऑन ऑफ होगी, ठीक है, करंट इंटरप्ट होगा मतलब। इट इज रिकमेंडेड फॉर, मतलब यूज लिख लो, कॉपर एंड कॉपर एलॉय के लिए हम यूज करते हैं। अगर कॉपर कॉपर एलॉय की शीट को हमको मिलाना है तो हम क्या करेंगे, सीम वेल्डिंग को यूज करेंगे। इसमें जनरली कुछ नहीं आता है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे वेल्डिंग के, डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड, डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड हम किस में यूज करते हैं, सीम वेल्डिंग में। डिस्क टाइप या रोलर टाइप इलेक्ट्रॉन किस में यूज कर रहे हैं, सीम वेल्डिंग में, ठीक है। लास्ट है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना।
प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी क्या करते हैं, ये भी स्पॉट वेल्डिंग से ही आया है इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस टाइप से प्रोजेक्टेड पॉइंटेड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, इसको हम सप्लाई देंगे और इसको हम सप्लाई देंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई देंगे। ये प्रोजेक्टेड पॉइंट है, इनमें प्रोजेक्टेड पॉइंट है। ये भी क्या है, इसमें जब हम मास प्रोडक्शन करना होगा हमको, है तो स्पॉट वेल्डिंग ये, लेकिन जब मास प्रोडक्शन करना होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड टाइप करेंगे, ठीक है। इसमें लिखो प्रोजेक्शन टाइप वेल्डिंग में, इट इज द मास प्रोजेक्शन फॉर्म, इट इज द मास प्रोडक्शन फॉर्म, इट इज द मास प्रोडक्शन फॉर्म। ये क्वेश्चन आया भी है शायद से ना, एसएससी में आया, सच कहीं आया। मास प्रोडक्शन फॉर्म कौन सा है स्पॉट वेल्डिंग का, तो कौन सा है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ठीक है। इट इज द मास प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। इट इज अ सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस विद मोर आउटपुट, इट इज अ सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस विद मोर आउटपुट। इसमें आउटपुट क्या ज्यादा है, इसलिए मास प्रोडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इसमें एक पॉइंट लिख लो, दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन वर्क। हेडिंग नहीं है, ये पॉइंट लिखना है बस, स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो। दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन वर्क such like a welding of a number of stud and metal plates, number of studs, stud मतलब जो जॉइंट लगाते हैं ना, इसमें भी स्टडी बनेंगे ना, ये पॉइंट जो यहाँ पे जब ये ज्वाइंट होगा किसी उस पे सरफेस पे, ऐसे यहाँ पे प्लेट और होगी, तो वहाँ पे स्टड्स बनते जाएंगे छोटे छोटे। जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, मास प्रोडक्शन होगा आपका, रेलवे के कोच बनते हैं, तो उसमें हम क्या करें, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जब हम जो मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेटल प्लेट्स को हमको जब एक से ज्यादा मेटल प्लेट्स को जोड़ना है, ठीक है। टाइम क्या हुआ, ज्यादा हो गया, थक गए क्या, है थक गए। आर्क वेल्डिंग बचा था यार, है फिर परसों संडे बोल रहे हो तुम, बस ये है 2 पन्ने अभी। आर्क वेल्डिंग है बस, उसका कंप्लीट है। आर्क वेल्डिंग में भी थोड़ा ज्यादा है, उसमें समझने वाला ना। TIG सुना, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसके बाद तो फिर वो आएगा, एक दिन में वो कर लेंगे कंप्लीट, ट्रैक्शन वाला। और क्या बचता है, सिलेबस है किसी के पास यूटिलाइजेशन का। हाँ ये वेल्डिंग, इसके बाद कुछ नहीं है। वेल्डिंग, हीटिंग वेल्डिंग हो गया, मतलब लगभग 60% 70% हमने यूटिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हैं अभी ऐसे नहीं कि फिर तुम आ ही नहीं रहे, क्योंकि मैं मतलब 3-4 दिन और पढ़ाऊंगा ना, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी मैं इंपॉर्टेंट रूल्स बता दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट वो होते हैं, डायग्राम होते हैं ना, सिंबल बोलते हैं इसको, सिंबल्स तो पता ही है आपको, है ना। यूटिलाइजेशन का क्या है सिलेबस, नहीं पता किसी को। अर्थिंग तो उसमें आएगी, एस्टिमेटिंग में आएगी ना। बैटरी तो आपने उसमें पढ़ी होगी, बेसिक में पढ़ी होगी ना।
इलेक्ट्रोलाइट अब बेसिक बैटरी में ही है, पढ़ी है ना, बैटरी तो पढ़ी होगी, बेसिक में पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बेसिक कर लिया? लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, वो नहीं पढ़ा है? प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, हाँ, कितना वोल्टेज होता है? चलो इसके भी देख लूंगा मैं, इंपॉर्टेंट कुछ होगा, बाकी तो ट्रैक्शन ही बचता है। वेल्डिंग हो गया, हीटिंग हो गया, और इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी जनरली वही होता है, कौन सी मोटर कहाँ यूज होती है, किस एप्लीकेशन के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं। अच्छा, वेल्डिंग हम पढ़ रहे हो ना, और साथ में तुम डीसी जनरेटर भी पढ़ रहे हो, है ना? तो कौन सा जनरेटर यूज होता है डीसी उसमें, वेल्डिंग में? कौन सा? तेज बोलो, तेज है। बताओ कितने टाइप के जनरेटर होते हैं डीसी में? कंपाउंड होता है, उसमें कौन सा होता है? क्यूमुलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है? डिफरेंशियल होता है, ठीक है। क्यों होता है? ड्रॉपिंग कैरेक्टर, वेल्डिंग कैरेक्टर, जो वेल्डिंग है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या बैटरी आएगी? हाँ, अर्थिंग आएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या आता है, मेरे को ये नहीं पता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में वही आएगा, बैटरी आएगी, है ना? फिर एस्टिमेटिंग तो 1 या 2 दिन का काम है ना? फिर एक दिन में क्या करूंगा, सारा सम करके एक पूरा लिखा दूंगा, मतलब जो इम्पोर्ट, ये तो अभी वो है ना, एक दे दूंगा, बता दूं, है? हाँ, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, और आपके ये हो गए सिंबल्स हो गए, है ना, स्टैंडर्ड्स, मतलब हाँ, कौन सा जैसे वायर कितना ऊपर होना चाहिए, इस टाइप से, कितना डिस्टेंस होना चाहिए अर्थिंग का, वो सब चीजें। तो उसमें भी ज्यादा क्या फोकस करूंगा, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि इनका जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा एस्टिमेटिंग से, और 3-4 क्वेश्चन आएंगे यूटिलाइजेशन से, ठीक है? और साथ में क्या करो, स्काडा भी पढ़ते रहो, है ना? क्योंकि अब क्या करे, टीसीएस वाला स्काडा भी पूछ रहा है ना, अब वो ये नहीं पूछ रहा मशीन पावर सिस्टम कम पूछ रहा है, हाँ, पीएलसी स्काडा, उससे क्वेश्चन भी ज्यादा पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें सिलेबस में नहीं है ना, यूपी में तो भर के वही पूछता है, वो पूरा स्काडा ही पूछता है, तो मशीन पूछ ही नहीं रहा। यूपी पीसीएल का पेपर दिया किसी ने अभी तक? तो उसमें वही होता है, उसमें क्या होता है, या तो बैटरी पूछेगा, 30-40 क्वेश्चन बैटरी के डालेगा, या तो वाट मीटर, ठीक है? और पीएलसी स्काडा तो जरूर पूछेगा ना, तो वो भी साथ साथ पढ़ते रहना, क्योंकि यूपी में आती है पोस्ट। उत्तराखंड का तो मामला देखेंगे, चौपट है ना। उत्तराखंड में अभी कौन सा एग्जाम होगा तुम्हारा? अब अगले साल अगस्त में है ना, ठीक है? अभी तो फॉर्म भरोगे, हाँ, अक्टूबर नवंबर में होना था ना। वैसे उसमें भी क्या 7 ही पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, है ना? 7 पोस्ट है, 60 नहीं है, 7 पोस्ट है यूजेवीएनएल में ना, 76 है ना टोटल। किसमें? वो सिविल के हैं, सिविल वाले थोड़ा ना, 7 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल, 7 है, जनरल की बोल रहा हूँ मैं, जनरल यूजेवीएनएल में 7 पोस्ट है, जहाँ तक